हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपी टीचिंग क्लासेस पर। अगर आप चैनल पर आए हैं पहली बार तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि हम यहां पर डिस्कस करते हैं पर डे साइकोलॉजी और उससे संबंधित क्वेश्चनों को। ठीक उसी के रिगार्डिंग हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं विकास की अवस्थाओं वाला टॉपिक। जैसा कि एग्जाम की दृष्टि से ये देखें तो आप सभी जानते हैं कि ये टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है। इससे काफी बार मल्टीपल टाइम्स प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और आज जैसे कि यहाँ पर इसमें 6 अवस्थाओं का हम अध्ययन करते हैं, तो उसी के संबंध में 4 अवस्थाएं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, जिससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उनका हम अध्ययन करेंगे सिक्वेंसली। तो समझने की कोशिश करेंगे। और एक एक जो कह सकते हैं कि अवस्था है वो अपने आप में विशेषता रखती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसके जीवन में अनेक विशेषताएं देखने को मिलती है। तो उन विशेषताओं से खासकर आपकी सीडीपी में जो साइकोलॉजी वाला बाल विकास का जो 30 मार्क्स का आपका पार्ट रहता है, उसमें अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपने इन जो स्टेज है, स्टेज पर अपनी जो विशेषताएं हैं बच्चों की, उनको अच्छे से समझ लिया, तो अगर आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 नंबर के आ रहे हैं, 5 नंबर के आ रहे हैं, तो वो यहाँ से पक्के हो जाएंगे। तो इसी के साथ में स्टार्ट करेंगे, देखेंगे यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि जो सीक्वेंस रहता है, जैसे कि बच्चा कह सकते हैं कि माँ के गर्भ में है, अभी पैदा नहीं हुआ है, और कह सकते हैं कि एक जो मृत्यु तक को जब वो प्राप्त करता है, तो इस तरीके से वो 6 अवस्थाओं से गुजरता है। ठीक है, तो उसी में से हम पहली आज तो अवस्थाओं को समझेंगे और उससे संबंधित क्वेश्चनों को भी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ में आप सभी का स्वागत है चैनल पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बाकी लोगों को भी शेयर जरूर करें। तो देखेंगे यहाँ पर प्रसव पूर्व अवस्था यानी कि प्रीनेटल स्टेज, और दूसरी जो अवस्था है शैशव यानी कि इन्फेंसी पीरियड, जिसका जो काल रहता है, या फिर कह सकते हैं कि जिसका जो पीरियड रहता है वो जन्म से 2 वर्ष का रहता है। ये आप सभी जानते हैं, लेकिन इसकी विशेषता समझना बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहीं से तो क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि किस तरीके से एक जो स्टेज है अपने आप में कितनी विशेषताओं को समाये हुए होती है ना। तो चलिए देखो, पहला ये समझ लेना है आपको कि अभी बच्चा सिर्फ जो स्टेज हम जो पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो सबसे पहले ये समझ लेना जरूरी है कि अभी बच्चा माँ के गर्भ में है, तो स्टार्टिंग वहां से होगी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको पढ़नी है सबसे पहले ये अवस्था जिसे हम कहते हैं प्रसव पूर्व अवस्था। प्रसव पूर्व, अभी प्रसव नहीं हुआ है, ठीक है, जिसे हम कहेंगे इंग्लिश में प्री नेटल स्टेज। इससे क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि प्री नेटल स्टेज में बच्चे की जो अवस्था है, बच्चे की जो एज है वो कितनी होती है। तो आपको ऑप्शन देकर घुमाएगा कि जन्म से शैशवावस्था, या फिर कह सकते हैं कि जन्म से बाल्यावस्था, या फिर कहेगा कि गर्भाधान से जन्म तक की अवस्था। ठीक है, तो आपको ये बताना है, यहाँ पर आपको क्लियर करना है। तो आपकी जो, या अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपका आंसर होगा गर्भाधान से जन्म तक का जो पीरियड होता है, यानी कि कॉन्सेप्शन टू बर्थ जो पीरियड होता है, वो अवस्था कहलाती है प्रसव पूर्व अवस्था, या फिर प्री नेटल स्टेज उसको हम कहते हैं। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब क्या इससे कितने क्वेश्चन आते हैं या फिर कितनी इसकी विशेषताएं होती है? इसमें कुछ खास विशेषता नहीं होती है, क्योंकि बच्चा अभी गर्भ में है, अभी पैदा नहीं हुआ है। तो गर्भ में वो क्या ही हरकत कर रहा है, उसकी क्या ही विशेषताएं हैं, उनसे क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे शैशव अवस्था, जिसे हम कहेंगे इन्फेंसी पीरियड, और जिसका जो काल होता है वो होता है जन्म से 2 वर्ष तक का, यानी कि जिसे हम कहेंगे 0 से 2 वर्ष भी कहते हैं, 0 से 2 वर्ष भी कहते हैं, और जन्म से 2 वर्ष। यहाँ पर 0 का अर्थ जन्म से है। अब बच्चा पैदा हो चुका है, तो पैदा होने के बाद में जब तक वो 2 वर्ष का रहता है तब तक वो शिशु कहलाता है। क्या कहलाता है? शिशु कहलाता है, जिसे हम कहेंगे इन्फेंस, या फिर कह सकते हैं कि शैशव अवस्था। ठीक है, तो ये पहले आपको क्लियर कर लेनी है कि कितनी अवस्थाएं हैं। उसके बाद से हम 1 बाय 1 इस तरीके से एक एक अवस्था को समझते हुए चलेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? उसके बाद कौन सी अवस्था आएगी? अगर मैं आपसे पूछूं कि सीक्वेंस में आप कमेंट में लिखें तो कौन सी अवस्था आएंगी, इससे क्या होता है कि आपकी स्किल एक डेवलप होगी, किसकी जो कह सकते हैं कि एक मेमोरी बन जाती है, फिक्स मेमोरी, जब हम चीजों को अपने आप से लिखते हैं।
यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इस चीज को आपने पहले भी बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन क्या कभी खुद से लिखा है? तो लिखना बेहद जरूरी होता है। तो देखो, तीसरी जो अवस्था आती है वो आती है बाल्य अवस्था। अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, बड़ा हो गया कह सकते हैं कि अब वो 3 साल का हो गया है, जैसे कि मनोविज्ञान की भाषा में हम इसे समझ रहे हैं। ठीक है, तो अब वो 3 साल का हो गया है। हालांकि अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अपने अकॉर्डिंग जो अवस्थाएं हैं उनका काल अलग दिया है। जैसे कि हम अभी शैशवावस्था को पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर हर लोग इसी अवस्था को 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक की बताते हैं, है ना। यानी कि जिसे कह सकते हैं कि 14 दिन से 2 वर्ष तक की अवस्था वो इसको बताते हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था चूंकि बहुत बड़ी है, इसका जो पीरियड है 3 से 11 वर्ष का है। तो बहुत बड़ी होने की वजह से जब बच्चा 3 वर्ष से 11 वर्ष का हो जाता है, तो सीधी सी बात है उसकी जो एज है, उसकी जो मतलब ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसमें बहुत सी विशेषताएं आती है। जब बच्चा 3 साल का है और 11 वर्ष का है, एक बच्चा मतलब कह सकते हैं 3 साल से 11 साल का हो गया, तो उसमें वो एक जैसा तो नहीं रहेगा। वो उसकी आदतें भी बदलेंगी, उसकी इच्छाएं भी बदलेंगी, उसकी रुचियां भी बदलेंगी, है ना। और उसके खेलने के तरीके, उसके जो कह सकते हैं कि पसंद भी बदलेंगी, और उसकी दोस्ती के तरीके भी बदलेंगे, उसके भाव, उसके उसमें जो भाव है वो भी बदलेंगे। तो इस वजह से इसको इतनी बड़ी अवस्था होने की वजह से इसको 2 पीरियड में यहाँ पर डिवाइड कर दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, यानी कि प्री चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। इसका भी पीरियड आपसे पूछा जाता है कि प्री चाइल्डहुड पीरियड यानी कि कितना है, तो आपको बताना है 3 से 6 वर्ष। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था का काल कितना है, तो आपको बताना है 7 से 11। ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग बताए गए हैं, वो एक अलग बात है। जैसे कि मध्यकाल को 6 से 11 वर्ष का बता दिया जाता है, इस तरीके से। तो अलग अलग मतलब आपको बुक में या फिर कह सकते हैं कि मनोविज्ञान के जो जितने भी कॉन्सेप्ट है उनमें अलग अलग देखने को मिलेंगे। लेकिन एक सीधे तौर पर जिसे हम एवरेज कहते हैं, तो एवरेज यानी कि एक औसत ये निकाला गया है जो कि आपके सामने है। ठीक है, बात करें इसके बाद कौन सी अवस्था आती है, जो जिसे दबाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था भी कहा गया है। ठीक, स्टेनले हॉल ने। तो ये किशोर अवस्था है, एडोलसेंस जिसे कहते हैं, और इसका जो पीरियड होता है वो होता है 12 से 16। कहीं कहीं पर इसको 12 से कह सकते हैं कि 18 वर्ष का भी दिया गया है, कहीं पर इसको 18 से या फिर 19 वर्ष का भी दिया गया है, वो एक अलग कहानी है। ठीक है, लेकिन एक एवरेज यहाँ पर जो कंक्लूजन है वो यही है, जो एवरेज यहाँ पर एज है वो ये है। ठीक है, तो किशोर अवस्था एडोलसेंस का पीरियड जो रहता है 12 से 16 वर्ष का रहता है। उसके बाद अवस्था आती है, इनसे कुछ खास क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन जब सिक्वेंस से क्वेश्चन आता है तो आपको क्लियर होना चाहिए। तो उसके बाद आती है वयस्कावस्था, जिसे प्रौढ़ अवस्था यानी कि एडल्टहुड कहते हैं, जिसका पीरियड होता है। अब देखो, जो बच्चा है वो एडल्ट हो चुका है और एक तरह से उसको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आनी है। उसका जो पीरियड रहेगा वो रहेगा 18 से 60 ईयर का। और वृद्धा अवस्था जो कि कह सकते हैं कि अब बिल्कुल बच्चा क्या है कि बूढ़ा हो गया है, ठीक है, वृद्ध हो गया है, तो उसकी जो एज है वो 60 अबाव होगी। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा सिक्वेंस यानी कि स्टेज जो होती है विकास की, तो उससे क्वेश्चन आते हैं और आपको क्लियर होना चाहिए पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, 4 नंबर पर कौन सी आएगी, पांचवी कौन सी, छठी कौन सी। इस तरीके से 6 अवस्थाएं हैं। तो 6 अवस्थाओं में से 4 अवस्थाओं से तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको पक्का कर लेना है 100%। अब आगे मूव करेंगे, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, चलिए आगे मूव करेंगे, समझेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन है, जो क्वेश्चनों को देखेंगे और आंसर लेने की कोशिश करना। ठीक है, आंसर लेने की कोशिश करना, समझना एक एक क्वेश्चन को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सही क्रम है। मानव विकास का सही क्रम है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, उम्दा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। यानी कि हरियाणा टेट में, डीएसएसबी पीआरटी में और सी टेट में देखो, तो लापरवाही नहीं करना है क्वेश्चन के साथ में। मानव विकास का सही क्रम पूछ रहा है, तो शैशवावस्था, किशोर अवस्था, बाल्यावस्था अभी हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले कौन सी आती है, शैशवावस्था आती है, उसके बाद बाल्यावस्था आती है, उसके बाद किशोर अवस्था आएगी, उसके बाद प्रौढ़ अवस्था आएगी। ये सही सिक्वेंस रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई बात। चलिए आगे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्मोत्तर यानी कि जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था है। अभी मैंने आपको सीक्वेंस पढ़ाया है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। दूसरी अवस्था पूछ रहा है जन्म के बाद की, तो गर्भावस्था या फिर शैशवावस्था या फिर किशोर अवस्था या फिर बाल्यावस्था। तो आपको क्लियर होगा कि जो गर्भावस्था उसके बाद में, वो तो फर्स्ट हो गई ना, उसके बाद में कौन सी आती है? उसके बाद में आती है आपकी शैशवावस्था, है ना, इन्फेंसी पीरियड जिसे हम कहते हैं। क्लियर हुई बात? चलिए आगे मूव करेंगे। सेकंड क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर समझा। उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को लेकर बिल्कुल सीरियस होंगे। बिल्कुल ही मतलब कह सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों के साथ में तो बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी चाहिए, इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बनती है। ठीक है, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, आपको यह भी बताना है साथ साथ में, अपना स्कोर भी मेंटेन करना है कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए, कितने आप गलत कर पाए। ठीक है, तो देखो थर्ड क्वेश्चन है कि मध्य बचपन की अवधि है, यानी कि जिसे मैंने आपको समझाया था कि जो चाइल्डहुड होता है उसको दो पार्टों में बांट के हम पढ़ते हैं, क्योंकि उसका जो काल होता है वो 3 से 11 वर्ष का होता है। तो 3 से 11 वर्ष या फिर 12 वर्ष का होने की वजह से उसकी अवधि बहुत लंबी होती है। तो उसमें भी मध्य बचपन होता है, मध्य काल होता है। तो उसका पीरियड कितना होता है? 2 से 6 वर्ष का, 6 से 11 वर्ष का, 10 के बाद का, या फिर जन्म से 2 वर्ष का। तो अभी मैंने आपको समझाया था, तो उसका पीरियड कितना होता है? ये माना जाता है 6 से 11 वर्ष का। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि ये तो वो होना चाहिए, उत्तर बाल्यकाल होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। ये अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने इसको अलग अलग माना है, इस वजह से ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, इस समझेंगे। अभी तक आपने जो हमने कॉन्सेप्ट, जो सीक्वेंस आपको पढ़ा है, तो उससे संबंधित क्वेश्चनों को हमने डिस्कस किया। अब जो पहली स्टेज है जिसका नाम है प्रसव पूर्व अवस्था, यानी कि जिसे हम कहते हैं प्री नेटल स्टेज। तो प्री नेटल स्टेज जिसे हम कहेंगे कॉन्सेप्शन टू बर्थ, कॉन्सेप्शन टू बर्थ इसका जो पीरियड रहता है। ठीक, तो समझने की कोशिश करना ये कौन सी अवस्था है और इससे कितने क्वेश्चन बनते हैं और ये कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें बाकी अवस्थाओं के मुकाबले तो ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका सीक्वेंस और इससे संबंधित जो एक दो रेयर क्वेश्चन बनते हैं वो ज्यादा जरूरी होते हैं। जब क्वेश्चन आते हैं तो पढ़ना भी तो जरूरी है। तो इंपॉर्टेंट कौन सी है? फिर शैशवावस्था इंपॉर्टेंट है, आपकी बाल्यावस्था इंपॉर्टेंट है और आपकी किशोर अवस्था मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उन पर ज्यादा फोकस करना है, लेकिन इसको भी हम स्किप नहीं कर सकते, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा माता के गर्भ में रहता है, अभी उसका जो कह सकते हैं कि अभी जीवन प्रारंभ नहीं हुआ है, या फिर जीवन से या फिर जन्म से पहले की अवस्था कौन सी होती है? तो वो होती है प्रसव पूर्व अवस्था। तो यह अवस्था माता के गर्भाधान से प्रारंभ होती है और यह विकास की प्रथम अवस्था है जिसमें बच्चे का कह सकते हैं कि विकास प्रारंभ होता है। इस बेस क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो। आप ये सोचते हो कि विकास कहाँ से प्रारंभ होगा, विकास होगा जन्म के बाद से प्रारंभ, लेकिन ऐसा नहीं है। विकास कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? माता के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है। ये लाइन समझने की ज्यादा जरूरत है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गर्भाधान से ही बच्चे का विकास प्रारंभ हो जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। ठीक है, बात क्लियर हुई? यहां तक समझ गए? अभी क्या है कि बच्चा गर्भ में अभी पैदा नहीं हुआ है ना। चलिए देखेंगे, यहां पर समझेंगे कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि गर्भाधारण से लेकर ठीक है जन्म तक की अवस्था को क्या कहा जाएगा? तो बताइए फटाफट से आंसर दीजिए, क्या कहा जाएगा? प्रसव पूर्व या फिर बचपन या फिर उत्तर बाल्यावस्था या फिर पूर्व किशोर अवस्था? अभी तक तो क्लियर हो गया होगा। अभी बच्चे ने जन्म नहीं लिया है, जन्म तक की अवस्था है, तो कौन सी है? तो प्रसव पूर्व अवस्था है। कौन सी है? प्रसव पूर्व अवस्था है। ये कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे मूव करेंगे। अब देखो यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि जो जन्म पूर्व विकास का सही क्रम है वो क्या है? जन्म पूर्व, अभी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, जन्म पूर्व विकास का क्रम आपसे पूछ रहा है, तो वो क्या है आपको ये बताना है। तो सही क्रम आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है सॉरी, आपके सामने जो ऑप्शन है देखो, युग्मनज है, भ्रूण है, गर्भस्थ शिशु है, भ्रूण गर्भस्थ शिशु युग्मनज है, युग्मनज गर्भस्थ शिशु भ्रूण है, और या फिर गर्भस्थ शिशु भ्रूण युग्मनज है। तो अगर मैं इसकी इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश में जो कहते हैं, ठीक है, हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे हो जिनको इंग्लिश के टर्म्स याद हो, है ना। तो अगर इंग्लिश की बात करें तो जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ,
जर्मिनल, ठीक है, जर्मिनल जो कि पहली अवस्था होती है। उसके बाद में आएगी, ये सही चल रहा है ना, एम्ब्रायोनिक, ठीक है, और उसके बाद में आता है फेटल। ठीक, अगर हम इनकी इनके हिंदी में इसको ट्रांसलेट करें, हिंदी बनाए, तो क्या हो जाता है कि जो पहली अवस्था है वो कौन सी होती है, वो होती है युग्मनज, ठीक है, जाइगोट जिसको बोलते हैं। उसके बाद बच्चे में बनता है भ्रूण, उसके बाद होता है गर्भस्थ शिशु, ठीक है। ये जो जर्मिनल है इसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं, ठीक है, जिसे युग्मनज भी बोलेंगे। और उसके बाद बच्चे में भ्रूण बनता है, भ्रूण की स्थिति में आता है बच्चा। बच्चा कह सकते हैं कि 3 सप्ताह से 2 महीने तक का जो पीरियड रहता है वो भ्रूण का रहता है, और 2 सप्ताह से 2 सप्ताह तक का पीरियड ये युग्मनज का यानी कि जाइगोट का रहता है। उसके बाद से 3 सप्ताह से 2 महीने तक का पीरियड ये भ्रूण का रहता है, और 2 महीने से फिर कह सकते हैं कि जन्म तक, 3 महीने से जन्म तक का जो पीरियड रहता है वो गर्भस्थ शिशु यानी कि फेटल का रहता है। तो इस तरीके से सिक्वेंसली चलता है, ये सही क्रम होता है। और अगर बात करें तो इसका जो पीरियड है टोटल प्रेगनेंसी का वो कितना माना जाता है, तो यही कोई लगभग 280 डेज, और वीक्स की बात करें तो 40 से 42 आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये सीक्वेंस रहता है। तो उम्मीद करती हूँ ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विकास शुरू होता है, तो फिर से आपसे देखो मैंने समझाया था आपको, उसी से के संदर्भ में क्वेश्चन पूछ रहा है कि विकास शुरू कहाँ से होता है। तो पूर्व प्रसव अवस्था से फटाफट से बताएंगे, या फिर शैशवावस्था से, या फिर पूर्व बाल्यावस्था से, या फिर उत्तर बाल्यावस्था से। ये भी क्वेश्चन देखो कितनी बार मल्टीपल टाइम से आपसे घुमा कर पूछ लिया गया है। तो विकास शुरू होता है पूर्व प्रसव अवस्था से, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, तो आंसर हो जाएगा पूर्व प्रसव अवस्था। क्लियर हुई बात। चलिए आगे मूव करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, अच्छा ये फिर से हैंग हो रहा है ना अरे चलो क्विट कर देते हैं इसको, क्विट करने का ऑप्शन आना चाहिए। आ गया, ठीक है। चलिए आगे मूव करेंगे, समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो, गर्भ में क्वेश्चन पूछ रहा है कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। अभी बच्चा गर्भ में है तो उसे विकसित होने में कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है। 150 डेज, 390 डेज, या फिर 280 डेज, या फिर 640 डेज, कितना टाइम लगेगा। अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। तो कितना टाइम लगता है, 280 डेज लगते हैं। अगर हम वीक्स की बात करें तो 40 से 42, मतलब कहीं पर आपको 40 वीक्स मिलेगा, कहीं पर आपको 42 वीक्स मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन घुमाकर पूछ लिया जाता है कई बार, तो ये आपको ध्यान रखना है, डेज में भी रखना है, वीक्स में भी रखना है। वही बात क्लियर। अब आगे दूसरी अवस्था, एक अवस्था को हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब दूसरी अवस्था है जिसमें बच्चा जन्म ले चुका है और अभी उसे 2 साल का पीरियड पूरा करना है। कहीं कहीं पर 3 साल आपको देखने को मिलेंगे, कहीं कहीं पर 2 साल देखने को मिलेंगे, लेकिन मोस्टली मल्टीपल जगह पर आपको क्या देखने को मिलेगा, 2 साल का पीरियड देखने को मिलेगा। तो ये आप देखोगे, नोटिस करोगे। अगर आप पढ़ रहे हैं, आपने थ्योरी पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है। थ्योरी में आपको अलग अलग आप किताबें, आप अलग अलग पब्लिकेशन पढ़ते हैं। अगर आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो वहां पर भी, तो ये दोनों केस में आपको देखने को मिलेगा, इसका पीरियड अलग अलग आप पढ़ेंगे। तो शैशव अवस्था जिसे आप इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। अब बच्चा हो गया थोड़ा बड़ा, है ना, आपके सामने भी है कि बच्चा कितना बड़ा हो गया। तो यह जो अवस्था होती है ना, यह अवस्था बच्चे के जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था होती है, पहली बात। दूसरी बात, इस अवस्था में बच्चा अपनी संवेदी यानी कि जो सेंस होती है ना, उसकी सेंस, भाई उसकी आंखें है, उसके कान है, उसकी जीभ है, उसकी जो हाथ है, त्वचा है, जिसे हम कह सकते हैं मतलब किसी चीज को छूता है तो उसको पता लगता है कि गर्म है, ठंडी है। तो इस तरीके से वो सेंस के माध्यम से, सेंस के सारे वस्तुओं को समझता है। उसका जो समझने का तरीका है, या फिर कह सकते हैं उसका जो चीजों को समझने का जरिया है, वो उसकी सेंस है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर कि शैशव अवस्था की जो विशेषताएं हैं ये समझेंगे। ये अभी तक आपने समझा कि जो हम दूसरी स्टेज पढ़ रहे हैं तो इसमें काफी विशेषताएं हैं जिनसे संबंधित जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, शैशवावस्था जो होती है, सबसे पहले तो आपको ये जान लेना है कि बच्चा इसमें क्या होता है। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अहम केंद्रित होता है। वह कौन सी अवस्था होती है जब जिसमें बच्चा अहम केंद्रित होता है, तो वह अवस्था होती है आपकी शैशवावस्था। अहम केंद्रित का मतलब क्या है कि अभी देखो उसे इतनी समझ नहीं है कि उसके मम्मी, उसके पापा के अलावा उसके घर में जितने भी सदस्य हैं
अगर वो हो सकता है उसकी बुआ हो सकता है कि उसका चाचा हो, और या फिर कह सकता है कि उसकी चाची हो। इस तरीके से अगर वो उनको गोद में ले लेते हैं तो वो रोना और चिल्लाना शुरू कर देता है। ठीक है, उसको अभी ये ज्ञान नहीं है कि वो सब मेरा ही परिवार है, मुझसे ही संबंधित है। नहीं, उसे सिर्फ ये लगता है कि मेरी जो दुनिया है, या फिर कह सकते हैं कि अगर मैं अपनी माँ के पास रहूंगा, या फिर जो मेरी मदर है मुझे उसी के पास रहना चाहिए, और मेरी मदर को मेरे पास रहना चाहिए। इस तरीके से कह सकते हैं कि वो अहम केंद्रित हो जाता है, सिर्फ उसे अपने से मतलब होता है। उसे टाइम पर दूध मिलेगा तो वो चुप हो जाएगा, और अगर उसे टाइम पर दूध नहीं मिलेगा तो उसके अंदर इतनी सहन शक्ति नहीं होती, या फिर नहीं समझता कि दूध गर्म हो रहा है, या फिर आने में टाइम लगेगा, या फिर दूध खत्म हो गया। नहीं, वो रोना और चिल्लाना शुरू कर देगा। तो वो सिर्फ उसे अपने से मतलब है, अभी वो इतना नहीं समझ पा रहा है। दूसरा कि बच्चा अपने संवेगों को प्रदर्शित करता है, जैसे रोना, हंसना। उसका एक ही जरिया है अपनी दुख, अपनी इच्छा को प्रकट करने का, या तो वो रोएगा या फिर वो हंसेगा, है ना। तो वो अपनी इच्छा इस तरीके से प्रकट करता है। तीसरा, यहाँ पर इस अवस्था में बच्चा अनुकरण यानी कि इमिटेशन से सीखता है। आप देखोगे इस अवस्था में आप कुछ भी बच्चे के सामने करोगे तो वही करना शुरू कर देता है ना। देखा है ना आपने। तो अर्थात बड़ों के शब्दों का अनुकरण करता है। जैसे आप जो जैसे मदर भी होती है बच्चे के सामने बोलती है, वो सबसे पहले यही बुलवाती है, पा 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 पा। तो बच्चा भी ऐसे ही करने लगता है, पा 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 बा बा बा। इस तरीके से वो अनुकरण इमिटेशन करने लगता है। बात करेंगे यहाँ पर कि 2 वर्ष की समाप्ति पर शिशु शब्द जो ज्ञान हो जाता है वो कितना हो जाता है, जब बच्चा 2 साल का हो जाता है और हम उसे इमिटेशन के माध्यम से लैंग्वेज सिखा रहे हैं, भाषा सिखा रहे हैं, तो वो लगभग 150 शब्द तक वो सीख लेता है। इतने उसके शब्दकोश में शब्द आ जाते हैं। ये बात हुई। दूसरा, यहाँ पर बच्चे में तीव्रता आ जाती है। तीव्रता का मतलब ये है कि आप ये देखोगे बच्चे के हाथ इतनी स्पीड से चलते हैं कि आप उनके सामने एक बार कोई चीज रखो, पानी ले जाकर रख दो, दूध ले जाकर रख दो, कुछ भी खा रहे हो तो फटाक से उसमें हाथ मारेगा। तो उसमें जो होता है स्पीड बहुत ज्यादा जल्दी होती है। अगर उसको नीचे उतरना तो फटाक से एकदम से मतलब किसी का वेट भी नहीं करेगा और फटाक से नीचे उतर जाएगा। और अभी पता चलेगा कि बगल में बैठा था, अभी पता चलेगा कि बाहर सीढ़ियों में चला गया है। तो उसमें तीव्रता आ जाती है हर एक चीज को करने की। दूसरी बात यह है कि वह अपने कामों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। भाई उसका मतलब खाना पीना सोना जितना भी नहाना वो सब मतलब दूसरों के लिए, दूसरों पर ही निर्भर रहेगा, वो खुद से थोड़े ना कर पाएगा कुछ भी। अच्छा, एक टर्म यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जिसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूटिंग प्रतिवर्त क्या है। रूटिंग प्रतिवर्त क्या है इसे समझना जरूरी है, क्योंकि ये शब्द पहले नहीं आता था, अब मतलब आजकल पूछा जाता है। तो रूटिंग प्रतिवर्त क्या है। देखिए, रूटिंग प्रतिवर्त ये है कि बच्चे को क्या होता है, आपने छोटा बच्चा देखा होगा, लेटा होता है तो बड़ा मतलब सॉफ्ट सा लगता है, कई बार आपको उसके गाल छूने का मन करता है। तो जब उसके आप गाल पकड़ते हो इस तरीके से या फिर कहीं पर भी हाथ लगाते हो तो बच्चा क्या करता है, अपना सर हिलाता है। इस तरीके से सर हिलाएगा और मुंह ऐसे खुल जाएगा उसका। तो ये जो एक तरह से कह सकते हैं कि बच्चे का गाल छूने पर सिर हिलाना और जो है मुख जो है खोलना, ये गुण कह सकते हैं कि रूटिंग प्रतिवर्त कहलाता है। ठीक है, बात क्लियर हुई। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह गुण सभी नवजात शिशु में पाया जाता है। खासकर आपने देखा होगा, आप छोटे बच्चे को छूकर देखना, उसके कान छूना, उसके कह सकते हैं कि गाल छूना, तो एक बार वो बिल्कुल ऐसा जरूर करेगा। ठीक। नेक्स्ट, यहाँ पर इस अवस्था में बच्चों में आत्म प्रेम की भावना रहती है। आत्म प्रेम की भावना मतलब उसको आप कोई चीज दे दो या फिर कह सकते हैं कि माँ की गोद में दे दो, तो माँ की गोद में से जाने के आप किसी और फिर उसको कोई और लेने लगे तो वो तुरंत रो पड़ेगा। उसमें आत्म प्रेम रहता है। ठीक है, और उसको अपनी चीजें बड़ी पसंद रहती है, वो अपना खिलौना किसी को नहीं देना चाहेगा। दूसरी बात, इस अवस्था में बच्चे में जो 18 माह का जब वो हो जाता है तो उसमें ईर्ष्या का भाव पैदा हो जाता है। ये भी आपको समझना है, याद रखना है, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वह कौन सी अवस्था होती है, फिर कौन सा पीरियड होता है, कितने माह में बच्चे में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो आपको याद रखना है 18 माह में उत्पन्न हो जाता है। बात करें आगे कि भाषा विकास एवं शारीरिक विकास के लिए यह आदर्श अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे को हम जिस तरह की भी लैंग्वेज सिखाएंगे, अगर फॉर एग्जांपल हम उसे हमारे परिवार में हिंदी बोली जाती है और हम इसे इंग्लिश भी सिखाना चाहते हैं, तो उसे ऐसा माहौल दो ना ताकि वो इंग्लिश भी सीखे। यानी कि स्टार्टिंग से ही उसको ऐसे टर्म्स बताने शुरू करो जिसको आप डायरेक्ट ही इंग्लिश में बोलो, तो वो उसका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा वो इंग्लिश में होगा। अगर आप उसे तू तड़ाक करके बोलेंगे, उसके सामने गाली देकर बोलेंगे, ठीक है, अपने जो मतलब एकदम खुलेपन से जो बोलेंगे, तो वो बच्चा उसी तरीके की लैंग्वेज सीख लेगा, फिर क्या ही फायदा होगा। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए आदर्श काल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और शारीरिक विकास के लिए भी आदर्श अवस्था होती है। यानी यहाँ पर आपको खाने पिलाने का थोड़ा ध्यान रखना है, खासकर जो
अगर हाउस वाइफ जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो अगर देख रहे हैं तो सुन रहे हैं, तो ये आपको समझना है कि इस टाइम पर बच्चों को ज्यादा खाने पिलाने का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर शारीरिक विकास के लिए यह आदर्श काल होता है। दूसरी बात यहाँ पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो लाइन पूछी जाती है वैलेंटाइन के शब्दों में, तो वो इस काल को क्या कहते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस काल को वैलेंटाइन ने क्या कहा है, सीखने का आदर्श काल कहा है। सीखने का आदर्श काल क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चे जो होते हैं वो अनुकरण इमिटेशन के द्वारा सीखते हैं। अगर आप उसमें अच्छी आदतों का निर्माण करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि यही वो समय है जब बच्चे को आप सीखने के लिए जो आदर्श काल है, आप बच्चे को अच्छी अच्छी आदतें सिखा सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई? तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसने शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है, तो वैलेंटाइन ने कहा है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बात हुई क्लियर? चलिए अब देखो, इसमें इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस तरीके से। क्वेश्चन है कि शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, या फिर चिंतन प्रक्रिया, ये आपको बताना है। तो अभी तक आपने समझा कि जो शैशव अवस्था होती है उसमें क्या होता है कि सीखने की प्रवृत्ति तेज होती है, बिल्कुल होती है। जिज्ञासा होती है, बिल्कुल होती है। आपने देखा होगा बच्चा जो भी देखेगा तो यही पूछेगा, मम्मी ये क्या है, बुआ ये क्या है ना? तो आप जवाब देते देते थक जाते हो, लेकिन वो पूछते हुए नहीं रुकता है। दूसरा, इमिटेशन, अनुकरण द्वारा सीखने की उसकी प्रवृत्ति होती है, लेकिन उसके पास में कोई भी चिंतन का आधार नहीं होता। अभी वो किसी भी बात पर सोच विचार नहीं कर पाता। छोटा बच्चा है, वो कुछ भी नहीं, बोलने से पहले, करने से पहले, कुछ भी खाने से पहले कुछ नहीं सोचता है। तो चिंतन प्रक्रिया उसकी बिल्कुल जीरो होती है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये विशेषता शैशवावस्था की नहीं होती। दूसरी बात करें तो निम्नलिखित में से किस अवस्था में शब्दों को दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से देखी जाती है? तो वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा बातों को बार बार दोहराता है, शब्दों को बार बार दोहराता है? अभी आपने समझा, तो वो कौन सी अवस्था होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? तो सीधे तौर पर एकदम फटाक से आंसर ले लेंगे, तो वो कौन सी अवस्था होती है? शैशवावस्था होती है ना? बात क्लियर हुई? क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, समझेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि बाल विकास की किस अवस्था को भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था माना जाता है? क्या सीखने के लिए बात यहाँ पर हो रही है? भाषा सीखने की। तो अभी मैंने बताया कि अगर आप बच्चों को अच्छा और अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी लैंग्वेज, अच्छा मतलब सब कुछ सिखाना चाहते हैं, तो आपको पता है कि कौन सा आदर्श काल होता है। उसके लिए कौन सा होगा यहाँ पर? शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या फिर मध्य बाल्यावस्था या फिर उत्तर बाल्यावस्था? कौन सा हो जाएगा? शैशवावस्था। तो ये भाषा को सिखाने के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण काल होता है। इसमें बच्चा जो लैंग्वेज आप उसके सामने बोलेंगे वही उसको इमिटेट करेगा, वही सीखेगा। अच्छा, बच्चा जो होता है शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल, अभी फिर से मतलब क्वेश्चन में जैसे कि हमने अभी तो हमने थ्योरी को क्लियर किया है, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है। तो सीखने का आदर्श काल मतलब किसने कहा, किसको? शैशवावस्था को। तो रूसो ने, स्ट्रैंग ने, स्टैंडरहोल ने या फिर वैलेंटाइन ने? तो अभी क्लियर हो गया है ना? तो किसने कहा था? वैलेंटाइन ने, है ना? तो ऑप्शन नंबर उसका हो जाएगा डी। क्लियर हुई बात? चलिए आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोभाव विकसित होता है। मनोभाव, है ना? मनोभाव, अलग अलग फीलिंग्स बच्चे में आती है, अलग अलग भाव बच्चे में उत्पन्न होते हैं। तो वो कौन सा काल होता है? शैशव काल होता है, बचपन काल होता है, या फिर प्रौढ़ता में होता है, या फिर किशोर अवस्था में होता है? तो जो मनोभाव होते हैं, मन में अलग अलग भाव उत्पन्न होते हैं, कभी रोने का, कभी हंसने का, कभी बच्चा मिनट में रो पड़ेगा, कभी हंस पड़ेगा, कभी परेशान सा हो जाएगा और कभी मिनट में सो जाएगा, कभी जग जाएगा। इस तरीके से जो उनके मनोभाव होते हैं, ठीक है, तो वो कौन से अवस्था होते हैं? वो शैशव अवस्था में होते हैं। कौन सी अवस्था में? शैशव अवस्था में। बात क्लियर हुई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस उम्र से बच्चों में आदत विकसित होती है? किस उम्र से बच्चों में आदत विकसित होती है? आप उन्हें अच्छी अच्छी आदतें अगर निर्माण करना चाहते हैं, उनमें अच्छी अच्छी आदतों को विकसित करना चाहते हैं, तो आपके लिए आदर्श काल आपके सामने है ना? तो वो कौन सा होता है? तो बाल्यावस्था होता है, जन्म से होता है, सर्वदा प्रवाह में, या फिर गर्भावस्था के दौरान? तो आपको क्लियर हो गया होगा अभी तक कि वो कौन सा आप कहोगे। ऑप्शन में तो है ही नहीं शैशवावस्था, तो हम आंसर क्या लगाए? तो सीधी सी बात है, तो आपको क्या आंसर लगाना है? जन्म से लगाना है। क्यों? क्योंकि आप जन्म से ही बच्चों को अच्छे अच्छे आदतें सिखाना शुरू कर देते हो। जैसे कि सिगमंड फ्रायड भी कहते हैं कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है
उसके बाद से उसे सोच या फिर इस तरीके की जो आदतें हैं आप बचपन से ही अच्छी डाल दोगे, नियम से उसको समय पर खाना दोगे, समय पर वो चीजें कराओगे, तो उनका नियम मतलब वही बना रहेगा। तो इस तरह की आदतें बचपन से या फिर कह सकते हैं कि जन्म से ही शुरू हो जाती है। दूसरी बात यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर समझेंगे क्वेश्चन कि शारीरिक विकास किस स्तर पर तेजी से होता है। देखिए, पूरे पीरियड में जो जितना जीवन काल होता है या फिर जितनी अवस्थाएं होती है, सबसे ज्यादा अगर बच्चे की तीव्र गति से विकास होता है, चाहे ग्रोथ को कहो या फिर कह सकते हैं स्किल डेवलपमेंट को कहो, तो वो कौन सी अवस्था होती है? तो सबसे पहले तो अवस्था आती है आपकी शैशव अवस्था। उसके बाद जब बाल्यावस्था आएगी तो ग्रोथ और आपका जो कह सकते हैं कि डेवलपमेंट थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा, रुक जाएगा। उसके बाद फिर से जो तीसरी अवस्था आती है किशोर अवस्था, उसमें वो फिर से स्पीड पकड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि शारीरिक विकास किस स्तर पर तेजी से होता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे पहले अगर हम बात किशोर अवस्था की भी कर ले, जिसमें जो ग्रोथ होती है, जो वृद्धि होती है, तेजी से होती है, लेकिन उससे पहले तो शैशवावस्था आती है ना, तो ये आपको क्लियर रहना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा हमारा शैशवावस्था। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन एक साथ में है तो आप आंसर क्या लगाओगे? शैशवावस्था लगाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास का वह चरण जब कोई जीव सबसे तेजी से किसी विशेष कौशल या विशेषता को प्राप्त कर सकता है। अगर आप गलती से भी बच्चे के सामने एक बार कोई काम कर दे, कोई चीज कर दे, तो उसे बहुत जल्दी से इमिटेट करता है ना। आप देखोगे तो कभी भी कुछ भी कोई हरकत करके देखना, या फिर जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि बच्चों को खिलाने के लिए हम अक्सर सर पे दुपट्टा और ऐसे ओढ़ लेते हैं, ठीक है, तो बच्चा तुरंत अपने सर पे, चाहे उसके हाथ छोटे छोटे से है, नहीं पहुंच रहा है, तो भी उसको जो है दुपट्टा लेगा और उल्टे सीधे तरीके से तुरंत उसको ओढ़ने की कोशिश करेगा। हाँ, तो वो सबसे ज्यादा तेजी से, बहुत ज्यादा तेजी से कौशलों या विशेषता को प्राप्त करता है, या फिर कह सकते हैं उस चीज को इमिटेट करके सीखता है। तो वो कौन सी अवस्था होती है? संवेदनशील अवस्था, समित विकास की अवस्था, या फिर कह सकते हैं कि विकासात्मक विलंब, या फिर संज्ञानात्मक स्थिरता। तो वह कौन सी अवस्था होती है? क्योंकि हमें पता है कि शैशवावस्था में बच्चा अपने सेंस के माध्यम से, संवेदन के माध्यम से सीखता है, तो वह अवस्था कौन सी होती है? संवेदनशील अवस्था होती है। ठीक है, जिसे हम शैशवावस्था भी बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? शैशवावस्था भी बोलते हैं, संवेदनशील अवस्था भी बोलते हैं। बात क्लियर हुई? क्वेश्चन आ गया है आपका, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि गाल को छूने पर सिर को घुमाना एवं मुख खोलना नवजात शिशुओं में उपस्थित किस प्रकार के प्रतिवर्त के अंतर्गत आता है? आपने बच्चे के गाल को छुआ है, तो बच्चा गाल छूते ही अपने सिर को घुमाएगा और अपने जो है मुंह को खोलेगा। तो इस तरीके का जो वो मतलब कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन करता है, तो वो किसके अंतर्गत आता है? रूटिंग के, या फिर मोरो के, या फिर पकड़ना, या फिर बेबिन्स की। तो क्या आंसर, इसका आंसर हो जाएगा रूटिंग। अभी मैंने आपको समझाया था। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटी होती है, इस प्रकार की जो प्रतिवर्त क्रिया होती है, वो रूटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? रूटिंग कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। ईर्ष्या का प्रदर्शन यानी कि उसमें एक तरह से ईर्ष्या का भाव आ जाता है, तो वो कौन सी अवस्था में करता है? 6 माह की आयु में, 12 माह की आयु में, या फिर 18 माह की आयु में, या फिर 24 माह की आयु में। तो क्लियर हो गया होगा अभी तक आपको, क्योंकि हमने क्लियरली पढ़ा है, कोई भी डाउट इसमें नहीं रहा है। तो कौन सी अवस्था में आ जाता है? 18 माह की आयु में आ जाता है ना। बात क्लियर हुई? क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर नेक्स्ट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। जब बच्चा किसी भी चीज को इमिटेट करके सीखता है, तो उसका प्रोसेस क्या होता है? उसका प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले वो अनुकरण किन बातों का करता है, किन चीजों का करता है? तो व्यंजन वर्णों का, या फिर स्वर वर्णों का, या फिर स्वर एवं व्यंजन वर्णों का, या फिर शब्दों का। तो आप ये देखोगे कि जो बच्चा होता है, सबसे पहले बोलना थोड़े ही ना शुरू करता है, कू 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 इस तरीके से शुरू करता है ना, कू कू, यानी कि उसके पास वो कोई शब्द नहीं होते हैं, तो उनको बोलते हैं स्वर, उनको बोलते हैं स्वर। उसके बाद में वो आता है व्यंजनों पर। तो बच्चे का जो कह सकते हैं कि बोलना या फिर अनुकरण का जो प्रारंभ होता है, वो स्वर से होता है। उसके बाद वो व्यंजन यानी कि पा 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 बा 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 इस तरीके से बोलना शुरू करता है। बात क्लियर हुई? चलिए, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। 2 वर्ष की समाप्ति पर एक शिशु 2 वर्ष की समाप्ति पर एक शिशु का शब्द ज्ञान कितना होता है? ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको पढ़ाया था, अभी थ्योरी हमने पढ़ी है। बच्चा 2 वर्ष का है, उसके जो आपका शब्दकोश है वो कितना है पूछ रहा है, 100 शब्द है, या फिर 60 वर्ड है, या फिर 150, या फिर 10।
तो अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा आंसर क्या है इसका। तो आंसर हो जाएगा 150 वर्ड, क्योंकि 2 साल का बच्चा है और वो लगभग इतने शब्द सीख लेता है, इतने शब्द सीख लेता है। ठीक है, ये 2 कॉन्सेप्ट हमने समझे, डेवलपमेंट के पूरे जो चार्ट को हमने समझा कितनी इसमें स्टेज होती है, और ये समझा कि जो 2 इसकी स्टार्टिंग की महत्वपूर्ण स्टेज है उनसे किस तरीके से उसकी विशेषताएं है, किस तरीके से उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको हर एक क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर कुछ लिंक्स दिए गए हैं जिन्हें आपको फॉलो करके यहाँ पर हमारे साथ में कनेक्ट हो जाना है। ठीक है, और एक स्कैनर कोड है जिसे आप स्कैन करके सीधे तौर पर हमारे साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पर अवेलेबल है आपके लिए, जिसके साथ में आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने, अगर ये क्लास आपको पसंद आई होगी तो आप बाकी लोगों को भी शेयर करें। ठीक है, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर जरूर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। ठीक है, तो चलिए, अगर कोई भी आपको इसमें क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।